हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड आज हम डिस्कस करेंगे फ्रांसीसी क्रांति। जैसा कि हमने कल आप सभी लोगों को इन्फॉर्म किया था कि हम क्लास 9th और 10th के लिए एनसीईआरटी के लिए हिस्ट्री सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे और आज हमारा जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे और इसको हम एक ही क्लास में फिनिश नहीं करने वाले हैं, इसको हम सब टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि 3 से 4 क्लासेस इसको कंप्लीट करने में लग जाएं, क्योंकि अगर हम एक क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे तो आप सभी लोगों को बोरियत भी फील होगी। और ऐसे ही तो छोटे छोटे से वीडियो होंगे, आप आसानी से इनको देख पाएंगे, ठीक है, और समझ पाएंगे। तो हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति का पूरे विश्व पे इतना गहरा प्रभाव पड़ा और फ्रांस की क्रांति से हमारे संविधान में जो 3 वर्ड लिए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के जो कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, ये किस तरीके से जो है इनका भी क्योंकि एक इतिहास रहा है, तो इसके इतिहास को जानने के लिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। फ्रांस में राजतंत्र की जगह पे वहाँ पे प्रजातंत्र की स्थापना हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बना और जो आम जनता थी उसको बहुत सारे अधिकार मिले, ठीक है, वहाँ पे शोषण कम हुआ। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहले जो चैप्टर में हमने देखा है कि ये हमारा इंट्रो दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे स्टार्ट हुई क्रांति, ठीक है। यहाँ पे इंट्रो है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेट दी हुई है, इसी दिन से क्या हुआ कि अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई, तो 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई, ठीक है। कहाँ से शुरू हुई, तो पेरिस से शुरू हुई थी, ठीक है। इसमें हुआ ये कि ये पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल इसलिए था क्योंकि जो वहाँ के किंग थे, यानी कि जो सम्राट थे, उन्होंने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था और अफवाह ये फैल गई कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही ये अफवाह फैली, लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया, ठीक है। क्योंकि पहले से ही लोग इतने ज़्यादा असंतुष्ट थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इतनी ज़्यादा असंतुष्टि थी वहाँ पे लोगों में, आम जनता में, खासकर जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा ही असंतोष का भाव था। तो इसलिए जैसे ही उनमें अफवाह फैली कि सेना को जो है वो नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है, तुरंत लगभग 7,000 महिलाएं और पुरुष जो टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए, उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया और हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए, ठीक है। यहाँ पे अंततः सैकड़ों लोगों का ये हथियारों की खोज में दौड़ते हुए एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, ठीक है, पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और ये बास्तील किले की जेल थी। बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। चूँकि वो हथियारों की खोज में ही बहुत सारे सरकारी भवनों पर जबरन प्रवेश कर रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला और हथियारों पर कब्जे की। इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का जो कमांडर था, यानी कि जब लड़ाई होगी इस तरीके की, तो वहाँ पे जो कमांडर था, जो सिक्योरिटी के लिए कमांडर था, वो मारा गया उस लड़ाई में और कैदी छुड़ा लिए गए, ठीक है। और कैदियों की संख्या हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं थी, 7 थी, ठीक है। सम्राट की ये कारण ये भी था कि सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक भी था बास्तील का किला, इसलिए लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढा दिया गया। यानी कि एक रीजन ये था कि हथियारों की खोज में वो लोग जो है पेरिस में घुसे वहाँ पूर्वी भाग की ओर और बास्तील के किले की जेल को तोड़ डाला, जहाँ पे हथियार और गोला बारूद मिलने की संभावना थी। और दूसरा कारण ये भी था कि सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक भी था ये बास्तील का किला, ठीक है। तो इसलिए भी लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए उसे ढा दिया गया। और उसके अवशेषों को क्या किया गया, उसके अवशेषों को बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती
क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। ठीक है, अलग अलग जगह पर संघर्ष हो रहे थे। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बताया कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बहुत सारे कारण थे, जिनमें से एक कारण ये भी था कि जो मनुष्य की जो बेसिक नीड्स थी, ठीक है, आम जनता की जो बेसिक नीड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। क्योंकि जो उनकी बेसिक नीड थी कि रोटी कपड़ा और मकान, तो उनके जो सर्वाइव की चीज़ें थी उन पे बहुत ज़्यादा महंगाई थी और उनकी इनकम उतनी थी नहीं, और उनको टैक्स भी पे करना पड़ता था। तो इसलिए वो पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए जो बाकी इतिहासकार बाद में हुए हैं, उन्होंने एक लंबे घटनाक्रम की एक ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति क्या हुई, फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। यानी कि अंत में क्या होता है कि जो फ्रांस के किंग होते हैं लुइस वोल्वे, उनको फांसी हो जाती है। हालांकि उस टाइम अधिकांश लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर ये क्रांति होगी और फ्रांस के सम्राट को फांसी हो जाएगी। तो ये हम आगे सब टॉपिक वाइज आगे चैप्टर में जानेंगे कि ये कैसे और क्यों हुआ। ठीक है, इसके पीछे बहुत ही लंबी कहानी है। ये आप देख पा रहे होंगे बास्तिल का किला है, यहाँ पे ये लोग घेरे हुए हैं इसको, क्रांतिकारी। ये हमारा फर्स्ट जो सब टॉपिक है ये है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। यानी कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, किस तरीके के लोग थे, किस तरीके से वर्ग विभाजन था समाज में, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ये 1774 में जो है बोरबोन राजवंश का लुइस वोल्वा जो कि फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, तो 1774 में, यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो लुइस वोल्वे थे वो फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठे, तो ये 1774 में बैठे हैं। और ये किस राजवंश से थे, तो ये बोरबोन राजवंश से थे। और उस समय उसकी उम्र कितनी थी, तो ये 20 साल का था। ठीक है, उसकी उम्र 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष को खाली पाया। अब राजकोष क्यों खाली था उस टाइम जब उसका राज्यारोहण हुआ, तो उसके कई कारण थे। ठीक है, कौन कौन से कारण था। पहला कारण ये था कि लंबे समय तक युद्ध चल रहा था। ठीक है, लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हुए थे। यानी कि जब कोई भी कंट्री युद्ध लड़ता है तो उसके बहुत सारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। और दूसरा का ये पहला कारण था। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांस का राजकोष वहाँ के सम्राट के जब उसका राज्यारोहण हुआ उस समय क्यों खाली था, क्यों खाली पाया गया था, तो उसका एक कारण ये है कि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे, एक ये कारण था। और दूसरा कारण ये था कि जो वर्साइल्स था उसके विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। ठीक है, दूसरा कारण ये था क्योंकि जो वर्साई का विशाल महल था उसमें उसके साज सज्जा में बहुत सारे इकोनॉमिकल जो रिसोर्सेज थे वो लग रहे थे वहाँ पे। और तीसरा कारण ये था कि जो लुइस वोल्वे थे उनके शासनकाल में, बाद में ये हुआ है, उनके शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को किससे छुड़ाया है, ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता करी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। ठीक है, तो जब फ्रांस ने अमेरिका को 13 उपनिवेशों से आज़ाद कराया है, यानी कि अमेरिका को 13 उपनिवेश जो अमेरिका के थे वो ब्रिटेन के कब्जे में थे और ब्रिटेन से आज़ाद कराया है, तो उस समय इन पे क्या हुआ कि फ्रांस पे 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। जबकि उस समय पहले से ही उन पर कितना था, 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता यानी कि सरकार से कर्जदाता जो यानी कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट को जो कर्ज दे रहा था अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। ठीक है, 10% की ब्याज की मांग पर उन्हें जो है कर्ज देते थे। फलस्वरूप जो फ्रांसीसी सरकार थी, फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी, क्योंकि इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका था
और 10% की ब्याज की मांग करने लगे थे जो कर्जदाता थे। तो एक उसकी मजबूरी बन गई थी कि उसे बहुत बड़ा एक हिस्सा अपने बजट का कर्ज चुकाने में व्यय करना पड़ रहा था। अपने नियमित खर्चों और गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे सेना के रखरखाव के लिए, ठीक है, राज दरबार में व्यवस्थाओं के लिए पैसे लगना, और सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य होगी। यानी कि यहीं से अब स्टार्ट होता है कि जब इतना ज़्यादा गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा ब्याज हो जाता है, इतना ज़्यादा कर्ज हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो फिर कर्ज लगाने के लिए बाध्य हो जाती है। यानी कि जो कर होते हैं, करों में वृद्धि के लिए करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गई, और यह कदम भी नाकाफ़ी था। यानी कि इससे भी कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं था। और उस टाइम का जो सोसाइटी थी वो 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। तो केवल तीसरे स्टेट के लोग ही, जो जनसाधारण थे, वही कर को अदा करते थे। यानी कि जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के थे वो कर नहीं देते थे, जबकि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उन्हीं के पास थी, लेकिन कर अदा करते थे ये तीसरे स्टेट, यानी कि जो जनसाधारण आम जनता थी वो। इसी से उन लोगों में असंतोष की भावना आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद जो है इसका प्रयोग समानता, ये जो प्राचीन राजतंत्र है, क्योंकि 1789 के बाद से क्या हुआ कि उसके बाद से प्रजातंत्र का राज चलने लगा, और 1789 से पहले प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग किया जाता था, फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये वर्ग है जो कि डिवाइड किया गया है कि 3 वर्ग में डिवाइड है। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग था, मतलब जो क्लर्जीमैन थे, ठीक है, जो कि चर्च से रिलेटेड थे, क्लर्जीमैन थे। ठीक है, और दूसरा जो स्टेट था, द्वितीय स्टेट था, वो कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में जो है यहाँ पे किंग आते थे और मिनिस्टर्स आते थे। ठीक है, राजा और जो मंत्री होते थे वो आते थे इसमें कुलीन वर्ग में। पादरी वर्ग में चर्च से संबंधित जो कि पादरी होते थे, क्लर्जीमैन होते थे, वो आते थे। और तीसरे स्टेट में आप देखेंगे यहाँ पे डिवीज़न है, यहाँ पे 3 तरीके के लोग आते थे ये तीसरे स्टेट में। इसमें पहला जो था तब का, उसमें बड़े व्यवसायी होते थे, व्यापारी होते थे, अदालती कर्मचारी होते थे, वकील होते थे। और इसमें दूसरा जो था वो किसान और कारीगर थे। तीसरे में छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर थे। तो आप देख पा रहे हैं कि तीसरा जो स्टेट है इसमें भी काफ़ी हद तक बहुत ही असमानता है। ठीक है, 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे जो पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। ठीक है, 90% कौन थे? किसान थे। लेकिन ज़मीन के मालिक कौन थे? ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे किसान थे जो दूसरे की ज़मीन में काम कर रहे थे, भूमिहीन किसान थे। ठीक है, और ज़मीन के मालिकों के किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जो ज़मीन पर कब्जा था वो कुलीनों का था, चर्च के लोगों का था, और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। ठीक है, प्रथम 2 स्टेट्स जो यानी कि कुलीन वर्ग थे और पादरी वर्ग के लोग थे, कुछ विशेषाधिकार जन्मना उनको प्राप्त थे, जैसे कि जो क्लर्जीमैन थे और जो किंग और मिनिस्टर्स थे उनके लिए कुछ विशेषाधिकार जो कि जन्म सिद्ध अधिकार उनको प्राप्त थे। इनमें से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था वो क्या था? वो राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। यानी कि उनको कर नहीं देना पड़ता था, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। किसे टैक्स नहीं देना पड़ता था? तो कुलीन वर्ग के लोगों को नहीं देना पड़ता था, और पादरी वर्ग के लोगों को जो है ये कर नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वो कौन थे? वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। यानी कि किसान गवर्नमेंट को तो देते ही थे कर, राज्य को तो अदा ही करते थे, और किसानों से सामंती कर भी वसूला जाता था। किसके द्वारा? कुलीन वर्गों के द्वारा। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना। इनके क्या क्या काम थे किसान के? उनको काम था कि स्वामी की सेवा करना, यानी कि जो उनसे बड़े हैं जैसे कि कुलीन वर्ग के लोगों, पादरी वर्ग, उनकी सेवा करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि ये कार्य करने के लिए बाध्य थे। ठीक है, वो अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इस कार्य करने के लिए बाध्य थे। ठीक है, चर्च भी किसानों से क्या करता था? चर्च भी किसानों से
करों का एक हिस्सा जिसको टाइद बोलते हैं। टाइद ये क्या था, ये एक धार्मिक कर था, ठीक है। टाइद जो है धार्मिक कर था, इसके रूप में वसूलता था। तो चर्च भी किसानों पर अत्याचार करता था, ठीक है, कर लेता था, और जिसका नाम था टाइद, टाइद जो कि धार्मिक कर था। ऊपर से तीसरी स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में यानी कि सरकार को भी कर देता था और चर्च को भी कर देता था, ठीक है। और इन करों में टाइल कर कैसा कर था, ये प्रत्यक्ष कर था, और टाइद कर कैसा था, ये धार्मिक कर था। तो टाइल कर जो किसे देना पड़ता था, टाइल कर देना पड़ता था गवर्नमेंट को, ठीक है, सरकार को। और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था, और इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी, और इनकम जनता की सबसे कम थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये असंतोष की भावना यहीं से प्रकट होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये चित्र बना हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मक्खी, यानी कि जो कुलीन व्यक्ति था वो मकड़े के रूप में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दर्शाया गया है। ये इसलिए दर्शाया गया है कुलीन व्यक्ति मकड़े के रूप में और गरीब व्यक्ति जो है मक्खी के रूप में, क्योंकि कुलीन व्यक्ति जो है जैसे कि मकड़ा होता है ना, तो वो मक्खी का शोषण करता है, मक्खी को अपने भोजन के रूप में उसको प्रयोग करता है। उसी तरीके से जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो इनका शोषण करते थे बहुत ही अच्छे से, मतलब उनको खाने को नहीं मिलता था। गरीब जो है कमाते तो गरीब थे, काम गरीब करते थे, मेहनत भी वही करते थे, लेकिन खाने के लिए कौन तैयार रहता था, ये कुलीन वर्ग। तो इसलिए इनको ऐसे दर्शाया गया है। फिर ये हमारा ये सब टॉपिक है जीने का संघर्ष। एक कारण ये भी था उस टाइम पे, ये बहुत बड़ी समस्या थी, और ये समस्या बहुत बड़ी भी थी, और एक उस टाइम में जो है 18th सेंचुरी में वहाँ की फ्रांस की ये आम समस्या थी, ठीक है। सबसिस्टेंस क्राइसिस था उस टाइम, ठीक है। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, ठीक है। 1715 में कितनी थी, 2.3 करोड़, जो कि सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। तो इसके परिणाम क्या हुए, परिणाम ये हुए कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से, यानी कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जो प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, यानी कि ज़मीन तो वही है, और उसकी तुलना में जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो इसमें भी क्या होता है कि महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो जो आम जनता होती है, जिसका भूमिहीन लोग होते हैं, जैसे कि पहले टाइम में था फ्रांस में ही चल रहा था, तो वहाँ पे जो अधिकांश लोग थे उनके मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई, ठीक है। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, ठीक है। कामगार जो है कारखानों में मजदूरी करते थे और मजदूरी उनके जो मालिक थे कारखानों के वो तय करते थे, लेकिन मजदूरी जो थी वो महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, यानी कि महंगाई बढ़ रही थी लेकिन मजदूरी उतनी ही थी। फलस्वरूप अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई। जाहिर सी बात है चौड़ी होती जाएगी, क्योंकि जब मज़दूर अपनी रोजी रोटी भी नहीं, मतलब उसकी बेसिक नीड्स भी नहीं कंप्लीट हो पा रही हैं और दिनों दिन उसकी हालत गंभीर होती जा रही है, तो अमीर और गरीब की खाई तो चौड़ी होती जाएगी। स्थितियाँ तब और बदतर हो जाती हैं जब सूखे या ओले के प्रकोप से क्या होता है कि पैदावार गिर जाती है, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था, और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, ठीक है। तो इस तरीके की ये कोई नया जीविका संकट नहीं था, ये वहाँ पे आम था उस टाइम 18th सेंचुरी में। नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, ये हम कल डिस्कस करेंगे अच्छे से इसको। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, यानी कि किस तरीके से जो मध्य वर्ग था, क्योंकि मध्य वर्ग जो था वो पढ़ा लिखा था, शिक्षित वर्ग था, इसलिए उसने बहुत सारे इसमें सुधार किए, ठीक है। तो ये विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना किस तरीके से की, ये हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।